आज हम भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान में संघात्मक शासन पद्धति की स्थापना की गई है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है और कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। राज्यों का संघ शब्दावली के प्रयोग के कारण भारतीय संविधान के संघात्मक रूप के संबंध में विद्वानों में विवाद रहा। कुछ लोगों ने इसकी संघात्मकता को संदिग्ध बताया। केसी वियर का कहना है कि भारत एक एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मकता के कुछ गौण लक्षण हैं, ना कि एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के कुछ गौण लक्षण हैं। कुछ ने भारतीय संघ को अर्धसंघ कहा जिसमें एकात्मक राज्य के महत्वपूर्ण गुण हैं। इस तरह से भारतीय संघ व्यवस्था के बारे में प्रश्न चिन्ह उठते रहे, क्योंकि यहाँ फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग जानबूझकर करा। अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा में कहा था कि प्रारूप समिति ने फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। राज्य के यूनियन शब्द के प्रयोग के दो अर्थ हैं। प्रथम यह कि भारत संघ एक राज्यों के पारस्परिक समझौते का फल नहीं है। दूसरा, इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात यूनियन शब्द शक्तिशाली केंद्र का सूचक है, इसलिए राज्यों का संघ शब्द या यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली के कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो कि भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। संघात्मक व्यवस्था के जो मुख्य लक्षण हैं वो ये है कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्रीय सरकार और इकाइयों की या राज्यों की सरकार। इसके अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत इकाइयों की सरकार और केंद्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। इसलिए लिखित और कठोर संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय आदि पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ संघात्मक लक्षण पाए जाते हैं जो कि सामान्य अन्य देशों की संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। पहला है शक्तियों का विभाजन। यदि हम देखें तो विश्व में जहाँ पर भी संघात्मक शासन प्रणाली पाई गई है वहाँ पर केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में भी क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकार की सरकारों, केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारे संविधान द्वारा 3 सूचियों की बात की गई है। संघीय सूची में 97 विषय 97 विषय हैं जिन पर संघीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय हैं जिस पर राज्यों की व्यवस्थापकों को कानून बनाने का अधिकार है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है जिसमें 52 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 62 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिसको संघ और राज्य दोनों को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यदि कभी संघ और केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य समवर्ती सूची के विषय में कभी विवाद की स्थिति आती है तो राज्यों की सरकार की तुलना में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्य समझा जाता है। इस तरह से यदि हम देखें तो इन 3 सूचियों के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है।
संघात्मक व्यवस्था का दूसरा लक्षण संविधान की सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। हमारे संविधान में कहा गया है कि सरकार के तीनों अंग संविधान और कानून के अनुसार कार्य करेंगे। यदि कभी केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के बनाए गए कानूनों को या कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के को मानना जरूरी है। कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। हमारे जो प्रमुख शासन अधिकारी हैं जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य, न्यायाधीश आदि सभी संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये सभी संविधान के अंतर्गत हैं और संविधान के अनुसार इनको कार्य करना होगा। संघात्मक व्यवस्था का तीसरा लक्षण स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के द्वारा क्योंकि यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है इसलिए यहाँ स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारे यहाँ संघीय सरकार और राज्यों की सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यदि कभी संघीय सरकार या राज्यों की सरकार के मध्य शक्तियों के संबंध में विवाद की स्थिति होती है तो दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में अपना निर्णय दे सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय यदि कभी संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापकों के द्वारा संविधान के प्रतिकूल कानून बनाए जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय को उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। संघात्मक प्रणाली का चौथा लक्षण यहाँ पर लिखित और कठोर संविधान है। भारत में जो संविधान है उसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है और यह लिखित और कठोर संविधान है। इसको कठोर संविधान इसलिए कहा गया है कि राज्यों से संबंधित जो प्रावधान है उनमें संशोधन करते समय संसद को राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। हमारे यहाँ राज्यों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में यह संविधान में प्रक्रिया अपनाई गई है कि यदि कभी राज्य सरकार या संघीय सरकार की शक्तियों से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाता है तो संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से ही ये परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इसको कठोर संविधान कहा जाता है और इस प्रकार संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यों को भूमिका प्रदान की गई है जो कि संघात्मक शासन प्रणाली का एक मुख्य लक्षण है। संघात्मक शासन प्रणाली का 5वां लक्षण है उच्च सदन। यहाँ भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संपूर्ण भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। राज्यसभा में राज्यों की विधानसभा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, इसलिए ये राज्यों का सदन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी राज्यों को समान रूप से सदस्य भेजने का अधिकार नहीं है, अर्थात राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों को सदस्य भेजने की संख्या समान नहीं है। ये भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के जो ये लक्षण हैं ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषताएं। भारत का संविधान संघात्मक संविधान है, फिर भी
अन्य देशों जो आदर्श संघात्मक व्यवस्था है उनसे भारतीय संघ व्यवस्था कई दृष्टियों से भिन्न है और भारतीय संघ व्यवस्था की स्वयं की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है संघीकरण की प्रक्रिया। सभी संघात्मक राज्यों में यदि हम विश्व के अन्य संघात्मक राज्यों को देखें तो जो इकाइयाँ संघ में सम्मिलित हुईं वो संघ में सम्मिलित होने से पूर्व स्वतंत्र राज्यों के रूप में थी और उन देशों में संघ का जो निर्माण हुआ है वो इन इकाइयों के सम्मिलन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। हम उदाहरण ले सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं स्विट्जरलैंड की जो इकाइयाँ हैं वो संघ निर्माण के पूर्व संप्रभुत्व संपन्न राज्य थी और आर्थिक सुरक्षा संबंधी कारणों से, राजनीतिक विचारों के कारण एक समझौते के द्वारा इनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। लेकिन यदि हम भारत को देखें तो भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना हुई और ब्रिटिश भारत जो एकात्मक राज्य था स्वतंत्र इकाइयों में बंट गया था और इस प्रकार राज्य पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा संघ में सम्मिलित हुए और देशी राज्यों का संघ में सम्मिलन संयुक्तिकरण के द्वारा हुआ। तो हमारे यहाँ संघ जो बना उसकी प्रक्रिया अन्य संघ राज्यों से भिन्न है। संघात्मक दूसरी विशेषता है संघात्मक और एकात्मक। भारत में यद्यपि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है फिर भी इसे पूर्ण संघवाद कहना सही नहीं होगा। यहाँ पर सामान्य रूप से संघात्मक पद्धति है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संघात्मक की जगह इसको बिना कोई परिवर्तन करे एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। हम उदाहरण ले सकते हैं कि संविधान द्वारा संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों के संबंध में भी कानून बनाने की शक्ति है। यदि विधानसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास कर दें कि अमुक विषय राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है, अर्थात भारतीय संसद राज्य परिषद की सहमति से किसी राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संकट काल दूसरा है, संकट काल की यदि घोषणा की जाती है तो संसद को राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह राज्यों को निर्देश दे सकती है, केंद्रीय सरकार को राज्य सूची के विषयों की व्यवस्था करने का अधिकार दे सकती है, संविधान में उल्लिखित वित्तीय उपबंधों को स्थगित कर सकती है। तो संकट काल में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रयोग करने का और वित्तीय शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और इस तरह से हमारी संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा, यदि राष्ट्रपति यह समझे कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार, राज्यपाल तथा राज्य के विधानमंडलों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ले सकती है। चौथा, राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह देश में वित्तीय संकट की उद्घोषणा करे और ऐसी स्थिति में वह राज्य के अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में भी कमी कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ विषयों के संबंध में राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति उन पर नहीं हो जाए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह केंद्रीय कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा की जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के विधानमंडल एवं भारतीय संसद के निर्वाचनों की देखभाल संचालन एवं नियंत्रण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो केंद्र तथा राज्यों के
वित्तीय संबंधों की देखभाल करता है। इसी कारण ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघीय नहीं है, बल्कि यह एकात्मक है, या ऐसा संविधान है जो कि एकात्मक की ओर प्रेरित है। भारतीय संविधान में जो ये एकात्मकता के जो ये लक्षण हैं, ये गौण है। समय या परिस्थितियां आने पर भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो सकती है। भारतीय संघवाद की तीसरी विशेषता है संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया। जैसा हमने पढ़ा था कि संघवाद का एक प्रमुख लक्षण है कि संविधान कठोर होना चाहिए। यदि हम अन्य देशों के संविधान को देखें, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड, वहाँ के संविधान कठोर हैं और वहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने के लिए यहाँ पर राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम भारत में देखें तो यहाँ भारत में संशोधन की तीन प्रक्रिया हैं। प्रथम प्रक्रिया में तो संसद कुछ विषयों पर संसद साधारण कानून की तरह परिवर्तन कर सकती है। कुछ उपबंधों में परिवर्तन करने के लिए संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है और कुछ में उसे परिवर्तन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो केवल भारत में कुछ ही प्रावधान ऐसे हैं जिनमें राज्यों की सहमति आवश्यक है, नहीं तो सामान्यतः अधिकांश प्रावधानों में संसद सामान्य बहुमत से परिवर्तन कर सकती है या 2/3 बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। तो यदि हम देखें तो संविधान संशोधन में केंद्रीय विधायिका की भूमिका ज़्यादा है और राज्यों को संविधान संशोधन में कम शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसलिए यहाँ पर जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है वो सरल है। चौथी भारतीय संघवाद की विशेषता है इकहरी नागरिकता या एक ही नागरिकता। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्राय दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ सरकार की, दूसरी इकाइयों की सरकार की। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है, भारतीय नागरिकता। केंद्रीय सरकार की या राज्यों की जो नागरिकता है वो अलग अलग ही नहीं है, अतः यह इस दृष्टि से इसकी विशिष्ट विशेषता है। भारतीय संघवाद की नेक्स्ट विशेषता है एक ही संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, एक संविधान दोनों प्रकार की सरकारों के स्तर पर पाया जाता है। दूसरा, इकाइयों की सरकार के अपने पृथक पृथक संविधान होते हैं और उन इकाइयों को या राज्यों को उनमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों के अपने पृथक संविधान हैं और उनमें संशोधन करने का उनको अधिकार है। लेकिन भारत में एक ही संविधान है जो संपूर्ण राज्य सरकारों और संघ सरकार के लिए है। राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। पूर्व में कश्मीर राज्य का अपना संविधान था 370 आर्टिकल के अंतर्गत, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब भारत में किसी भी राज्य का अपना संविधान नहीं है और ना ही उसे उस संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। यहाँ संघ तथा राज्यों का एक ही संविधान है जिससे कोई भी राज्य पृथक नहीं हो सकता और जिसके अंतर्गत रहकर ही सभी राज्यों को कार्य करना होता है। भारतीय संघवाद की नेक्स्ट विशेषता है एकरूपता। भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त जो बुनियादी विषय हैं उसमें एकरूपता पाई जाती है, अर्थात संघ शासन के अंतर्गत विधायी कार्यकारी तथा न्यायिक विषयों में विषमता पाई जाती है। भारतीय संविधान में एकरूपता स्थापित करने की चेष्टा की गई है। संपूर्ण देश के लिए एक ही न्याय व्यवस्था है। दीवानी एवं फौजदारी सभी प्रकार के कानून संपूर्ण देश के लिए समान है और संपूर्ण देश के
लिए कुशल शासन प्रबंध के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की नियुक्ति। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। यदि हम अन्य संघात्मक प्रणालियों को देखें तो किसी भी जगह संघ की कार्यपालिका के प्रधान के निर्वाचन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, लेकिन भारत में इस तरह की व्यवस्था की गई है। द्वितीय सदन का गठन। सभी संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापका के 2 सदन पाए जाते हैं। एक सदन इकाइयों के आकार तथा जनसंख्या के आधार पर होता है, दूसरा राज्यों का सदन होता है। सामान्यतः सभी और अन्य संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों का जो सदन होता है उसमें इकाइयों के आकार तथा जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं की गई है। भारत के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान रूप से अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके जो स्थान निर्धारित किए गए हैं वो जनसंख्या के आधार पर किए गए हैं। इस दृष्टि से भारतीय संघवाद में द्वितीय सदन का जो गठन है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका से भिन्न तरह से हुआ है। भारतीय संघ की आखिरी विशेषता है इकाइयों का अस्तित्व संघ की सरकार पर निर्भर है। यहाँ पर हमारी संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। उन्हें 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है या उनकी सीमाओं में पुनर्वितरण कर सकती है, परंतु ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ संसद चाहे तो राज्यों की सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकती है। ये जो भारतीय संविधान की ये जो विशेषता हैं, ये इसको एकात्मक संविधान की ओर प्रेरित करती हैं, लेकिन ये अन्य जो संघात्मक शासन प्रणालियाँ हैं उनसे भिन्न है।